हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ लूसेंट सिलेक्शन बैच का सेट 5 का क्लास 1। इसके पहले मैंने 4 सेटों को करा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन 4 सेटों को आपने अच्छा से किया होगा। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि ये 9200 जो क्वेश्चन है लूसेंट का, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लीज एक बार जरूर इन सेट के एक एक क्वेश्चनों का आप डिस्कशन जरूर देख लेंगे। शायद अगर इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 5 का क्लास 1 में। पहला नंबर जो प्रश्न है कि संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में पुलयन, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में पुलयन वर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से था। तो ध्यान देंगे, रस्सी तथा पशुचार से चरपाई बनाना इनका मुख्य कार्य था, ठीक ना। तो ये ध्यान देंगे, आपका ए का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है कि तोल्कापियम ग्रंथ के अनुसार संगम काल में पंचतीर्ण जो शब्द है इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो याद रखेंगे प्रणय विवाह, यानी आंसर हो जाएगा 2 का सी, यानी लव मैरिज की मान्यता के लिए आपको पंचती शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 3 नंबर में है कि संगम साहित्य में वर्णित वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के संदर्भ में पेडोक शब्द का प्रयोग किस बंदरगाह के लिए किया गया है। तो याद रखेंगे इसके लिए आपको अरिकमेडु का प्रयोग किया गया है। नहीं, अरिकमेडु का जो अन्य नाम मिलता है वह पेडोक मिलता है, यानी 3 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है आपको 4 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। संगम काल में दास प्रथा के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, गलत है। संगम युगीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे, ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4 का 2 नंबर। ये ध्यान देंगे। तो संगम काल में दास प्रथा का प्रमाण या सत्य प्रथा जैसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय के जो ब्राह्मण होते थे वो मांस का भक्षण करते थे, ये इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपका 7 नंबर, उसके पहले आपको 6 नंबर, 5 नंबर कराया, 5 नंबर, हाँ 4 नंबर हुआ। 5 नंबर है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज को उपाधि धारण की। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। पहला नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा नंबर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तीसरा नंबर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चौथा नंबर कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। और 5वां नंबर स्कंदगुप्त, 5वां नंबर स्कंदगुप्त। ध्यान देंगे इन गुप्त शासकों की उपाधि को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने बताया चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी जो उपाधि है वह महाराजा धीराज है, महाराजा धीराज इसकी उपाधि है, महाराजा धीराज इसकी उपाधि है। दूसरा नंबर समुद्रगुप्त, इसकी 2 उपाधि हैं। पहला है परम भागवत की, परम भागवत की उपाधि, और दूसरा है लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र इन्हें कहा जाता है ना। और तीसरा और एक पॉइंट याद रखेंगे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। और स्कंदगुप्त की उपाधि है सक्रादित्य, सक्रादित्य। तो ये गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों को देखेंगे, फिर थोड़ा समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिल पाई इसने लिखा पाया। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था।
समुद्रगुप्त के 3 उपाधियां मिलते हैं, परम भागवत, लिखित दोहित और भारत का नेपोलियन। स्मिथ, बिसेंट स्मिथ ने इनको कहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान देंगे। तो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी। उसके बाद 6 नंबर में है, 6 नंबर में है कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में उसे संगीत प्रेमी मानने का मुख्य पुरातात्विक आधार क्या है? तो याद रखेंगे, उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों पर उनको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, यानी आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी उनके सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। भारत के इतिहास में 2 बीना वादक थे, है ना, याद रखेंगे, भारत के इतिहास में 2 बीना वादक थे, बीना वादक 2 थे। पहला नंबर आपको समुद्रगुप्त और दूसरा औरंगजेब। औरंगजेब ये भी आपको कुशल बीना वादक था, है ना। 7 नंबर है कि कथन ए और आर है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सही है। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, यानी 7 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 8 नंबर, संगम काल में जहाजों को समुद्र के मध्य सही दिशा का बोध कराने के लिए किस पक्षी की सहायता ली जाती थी? ये आपका है कौआ, है ना, कौआ की सहायता ली जाती थी, यानी 8 का सी होगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल शंकु का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे वास्तुकार से, है ना, वास्तुकार से। भारत के इतिहास में 2 शासक थे जिनके नवरत्न थे, एक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा आपका अकबर। अब यहाँ कुछ नाम देख लेते हैं। पहला नंबर नाम है कालिदास, कालिदास, दूसरा धनवंतरी, धनवंतरी, तीसरा अमरदास, अमर सिंह, क्षमा चाहते हैं, है ना, तीसरा आपका तीसरा अमर सिंह, चौथा नंबर वराहमिहिर, वराहमिहिर, पांचवा नंबर शंकु, छठा नंबर घटकर पर, घटकर पर, सातवां नंबर भरूची, भरूची, आठवां नंबर बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, और 9वां नंबर मैंने बताया कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, घटकर पर, भरूची, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। और 9वां नंबर जो है वो आपका थोड़ा सा देखना होगा, 9वां नंबर जो है आपका, 9वां नंबर आपको छपड़क है ना, छपड़क, ये ध्यान देंगे, छपड़क। तो ये आपको 9 रत्नों की, 9 विद्वानों की एक मंडली थी जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्हें नवरत्न कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, और धनवंतरी याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक थे, यानी राजवैद्य थे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, संगम काल में विरंगल अथवा वीरप्रस्तर का क्या अर्थ है? संगम काल में वीरंगल अथवा वीरप्रस्तर का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे युद्ध काल में वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाई गई समाधि को ही आपको वीरगल या वीरप्रस्तर कहा जाता है, यानी 10 का नंबर, 10 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका वस्त्र उद्योग था, सही है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था और इसे दूध में मिलाकर सांभर बनाया जाता, सही है। मिस्र के नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे समुद्री पार करने की विधि खोजी थी, यही बात है। प्रश्न आ जाता है कि मानसूनी हवाओं का खोज किसने किया था? तो हिप्पोलस ने किया था। और संगम काल में राजा के रक्षा के लिए केवल
पुरुष अंगरक्षक ही नियुक्त किए जाते थे, ये गलत है, यानी 11 का आंसर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 12 नंबर है कि गुप्त काल में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। अभी मैंने आंसर बताया था, क्या हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त हो जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त ने आपको लिच्छवीदवित और परम भागवत और भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 13 नंबर, संगम युगुन देवता मुरुगन का तादाम्य उत्तर भारत के किस देवता से लगाया जाता है, तो स्कंद कार्तिकेय से लगाया जाता है, यानी 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सोने का सिक्का चलाया था, नहीं, इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, याद रखेंगे, चांदी के सिक्का चलाया था, है ना, चांदी का सिक्का चलाया था। और याद रखेंगे गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रुपयक कहा जाता है, रुपयक कहा जाता है ना। तो एक नंबर गलत होगा। इसका सचिव वीरसेन शैव मत का मतावलंबी था, ये सही है, यानी 14 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर कि चीनी स्रोत के अनुसार किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से गाया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, तो ये हो जाएंगे श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन ने, है ना। तो 15 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 16 नंबर, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम या चोलों के बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार का साक्ष्य मिला है। खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता कहां से मिला है, ये हो जाएगा अरिकमेडू से, है ना, ये ध्यान देंगे, यानी 16 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखेंगे आपको बेनीगर आपको व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, कडेसियर ये आपको खेतीहर मजदूर को कहा जाता था और कुर्वस ये पर्वतीय जनजाति को कहा जाता था, यानी 2, 3 एक आंसर हो जाएगा, यानी 17 का ए नंबर होगा। उसके बाद है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में उपाधि 57 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम किसने धारण की थी, तो उज्जैनी के एक शासक ने धारण की थी, उज्जैनी के एक शासक ने धारण की थी, यानी 18 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 19 नंबर, संगम काल में आनक का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो याद रखेंगे पवित्र या जादुई शक्तियों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, यानी 19 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 20 नंबर, गुप्त संवत की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। अब ध्यान देंगे, भारत में चलाया गया प्रमुख संवत, भारत में प्रमुख शासकों के द्वारा चलाया गया अगर प्रमुख संवत की हम बात करें तो पहला नंबर जो संवत है वह विक्रम संवत, विक्रम संवत आपको 57 BC है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। दूसरा नंबर शक संवत, शक संवत 78 AD राजा कनिष्क के द्वारा चालू किया गया। तीसरा नंबर गुप्त संवत, गुप्त संवत 319 AD चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चौथा नंबर हिजरी संवत, हिजरी संवत 622 AD शाहजहां के द्वारा चलाया गया। पांचवा नंबर इलाही संवत, इलाही संवत आपको 1583 AD है ना, ये आपको चलाया गया। तो प्रमुख संवत याद रखेंगे, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य के द्वारा, शक संवत 78 ईस्वी राजा कनिष्क के द्वारा, गुप्त संवत 319 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, हिजरी संवत 622 ईस्वी
शाहजहां के द्वारा और इलाही सुमत 1583 ईस्वी आपको अकबर के द्वारा। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर जो शाहजहां का जो समय है, शाहजहां का जो समय है, शाहजहां का जो समय है वो आपको है 1627 से 1658 और 622 में हिजरी सुमत कैसे चला दिया। तो ध्यान देंगे, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी कहा जाता है और उन्होंने 622 में यात्रा की थी। उसी यात्रा के स्मृति में शाहजहां ने हिजरी सुमत का प्रचलन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी 20 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 21 नंबर, हर्ष चरित्र में वर्णित हर्ष के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों और उनके पदों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिंहनाद प्रधान सेनापति सही है, कुंतल अश्वसेना का प्रधान ये भी सही है, स्कंदगुप्त गज का सेना प्रमुख ये भी सही है, भंडी विदेश मंत्री ये गलत है। ध्यान देंगे, भंडी आपको हर्षवर्धन का सेनापति था, सेनापति था। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, यह ममेरा भाई था, ममेरा भाई था। तो 21 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा कराया गया था, सही है। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर है, यह भी सही है। इसमें धर्मराज रथ, भीम रथ और अर्जुन रथ शामिल है, यह भी सही है। इस मंदिरों का निर्माण ईंटों और गारों से जोड़कर किया गया था, ये गलत है, ये पत्थर से निर्माण किए गए थे, यानी 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका, चीनी यात्री वेन सांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि विशेष का प्रयोग नहीं किया था। याद रखेंगे, इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, नीति के पंडित के भी नाम से जाना जाता है, धर्म रक्षक के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता, यानी 23 का डी आंसर हो जाएगा। 629 से 645 के बीच में भारत आने वाले तीसरे चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में आए थे, और हर्षवर्धन द्वारा जो प्रति 5वें वर्ष में प्रयागराज में महामुक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, उसके ये 6ठे महामुक्ष परिषद में शामिल हुए थे, और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से इन्होंने उल्लेख किया है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान धर्म की शिक्षा के हेतु इन्होंने आया था। और ह्वेनसांग के समय में याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो आचार्य शिलभद्र थे, तो ये ध्यान देना होगा। 24 नंबर है, कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से किस स्थापत्य कला शैली की शुरुआत मानी जाती है। तो द्रविड़ स्थापत्य कला का। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कांची कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट को याद रखना होगा। पहला नंबर कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये पल्लव वंश से रिलेटेड था, पल्लव वंश से संबंधित था, और जो कांची स्थित है वह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ना। और याद रखेंगे, भगवान शिव से संबंधित ये मूर्ति थी, मंदिर था। उसके बाद एक आ जाता है एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर याद रखेंगे, ये भी भगवान शिव से संबंधित मूर्ति है, मंदिर है। और ये इसका जो निर्माण किया था वह कृष्ण प्रथम ने निर्माण किया था। ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और जो एलोरा स्थित है वो आपको महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो 2 भारत में कैलाश मंदिर है, एक कांची का कैलाश मंदिर और एक एलोरा का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर भगवान शिव से संबंधित है,
इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ये पल्लव वंश से संबंधित है और ये मंदिर आपको तमिलनाडु में है। एलोरा का कैलाश मंदिर ये भी भगवान शिव से संबंधित था और कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया था। ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक ना, तो ये ध्यान देना होगा कि 24 का बी नंबर आंसर होगा। उसका 25 है, हर्ष के काल में तुला यंत्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था, यानी 25 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका किरातार्जुनीय के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में निवास करते थे? तो 26 का आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु, यानी 26 का ए नंबर। उसके बाद है 27 नंबर, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में किस संत के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म को अपनाया था? तो अपर के प्रभाव में आकर किया था, यानी 27 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 28 नंबर, हर्षवर्धन के प्रशासन में विषयपति किस प्रशासनिक इकाई का प्रधान था? तो जिला यानी विषय का होता था, यानी 28 का सी नंबर होगा। उसके बाद है 29 नंबर, किस पल्लव शासक ने वातापी कुंड और महामल की उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की थी, यानी 29 का बी होगा। उसके बाद है 30 नंबर, हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष महामुक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? प्रयाग में। अभी मैंने बताया कि हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में महामुक्ष परिषद का आयोजन किया था और ह्वेनसांग छठे महामुक्ष परिषद में शामिल हुआ था, तो 30 का डी होगा। उसके बाद 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था, यानी 31 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 32 नंबर, हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ये था आपको मथुरा, है ना, यानी 32 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 33 नंबर, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? ये प्रश्न को देखना होगा कि नहीं है कि है में, तो याद रखेंगे राज सिंह राजाओं में सिंह की उपाधि धारण किया, आगम प्रिय शास्त्रों के प्रेमी का धारण किया, शंकर भक्त शिव का उपासक का धारण किया, विचित्र चित्र का उपाधि धारण नहीं किया था, यानी 33 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 34 नंबर, हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया जिसे उसने शशांक को पराजित करके जीता था? ये हो जाएगा कन्नौज, है ना, यानी 34 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक ना, हर्षवर्धन के 2 राजधानियां थी, याद रखेंगे, एक नंबर थानेश्वर था और दूसरा नंबर कन्नौज था, 2 राजधानियां थी। उसके बाद बात करते हैं हम 35 नंबर, हर्षचरित के अनुसार प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया मिलता है? तो लोकपाल का प्रयोग मिलता है, ये ध्यान देंगे, यानी 35 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 36 नंबर, हर्षवर्धन के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ये गलत है ना। बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था, ये ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म को, और एक ही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी 36 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 37 नंबर कि पल्लव वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में किसी भी प्रकार के अलंकरण का उल्लेख नहीं मिलता है, गलत है, अलंकरण का उल्लेख मिलता है। और 1984 में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ये सही है, यानी 37 का केवल बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, सही। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, यह भी सही है। हर्ष के दरबार में मयूर और दिवाकर जैसे विद्वान नहीं रहते थे, ये गलत है, ये दोनों रहते थे, यानी आंसर हो जाएगा, सही की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी 38 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 39 नंबर, पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह शैव मतानुयायी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी, सही है। उसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, यानी 39 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 40 नंबर
कि हर्ष की साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नगानंद नगानंद ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, सही है। ऐसी मान्यता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से एक नाटक लिखे थे, ये भी सही है। यानी 40 का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी 40 का सी होगा। उसके बाद है आपका 41 नंबर, पल्लवकालीन वास्तुकला के संदर्भ में मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन द्वितीय। 41 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दंडिन, इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। उसके बाद पेरुदेवनार, इन्होंने भारत बेनवा की रचना किया था। पुगलैंदी, इन्होंने नल बेनवा की रचना किया था। और भारवी, इन्होंने किरातर्जुनी की रचना की थी। यानी CABD यानी 42 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 43 नंबर, चोल और पश्चिमी चालुक्यों के बीच लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस शासक ने मध्यस्थता की थी? तो इसका याद रखेंगे, जयकेसी प्रथम थे, यानी 43 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान देंगे, इसमें कंबन, ओट्टकुत्तन और पुगलैंदी ये शामिल है, सही है। कंबन ने कंबन रामायण की रचना की, ये भी सही है। ये कवि पल्लव राजाओं के दरबार में रहते थे, ये गलत है। ये चोल राजाओं के दरबार में रहते थे, चोल राजाओं के दरबार में रहते थे, है ना, ये होगा। यानी 44 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। असत्य कथन की बात कर रहा है। उसके बाद 45 नंबर कि चोल प्रशासन में मुदेवलन शब्द का अर्थ क्या था? याद रखेंगे, 3 राजाओं की सेवा करने वाला धनी किसान को कहा जाता था, यानी 45 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद 46 नंबर कि चोल साम्राज्य के प्रशासनिक विभागों को विभाजन किया गया था किस किस क्षेत्रों में? तो मंडल, कोट्टम, नाडु और कुर्रम, यानी मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम, यानी 46 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है चोल काल में पलिचंदम किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। 47 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 48 नंबर, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुसार इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कुंजरमल्लन राजराज पुरथच्चन ने किया था, यानी 48 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर, चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा विजित क्षेत्रों से लाई गई मूर्तियों के संदर्भ में कौन सा युग गलत है? याद रखेंगे, चालुक्यों से सूर्यपीठिका लाया था, सही बात है। कलिंग से भैरव एवं भैरवी की प्रतिमा लाई थी, सही है। पाल शासक से नंदी से मूर्ति, ये गलत है। और पूर्वी चालुक्य से नंदी की मूर्ति, ये सही है। यानी आपका 49 का सी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 50 नंबर कि उड़नकुट्टम क्या था? तो याद रखेंगे, राजा के पास रहने वाले उच्च अधिकारियों का एक समूह था, है ना। राजा के पास रहने वाले उच्च अधिकारियों का एक समूह था, यानी 50 का बी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको लुसेंट सेट 5 का क्लास 1 में 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरह से नेक्स्ट में क्लास 2 के माध्यम से बचे हुए जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप आसानी से इसी तरह से क्वेश्चन को लगाते चलिए और अपने तैयारी को एक सही दिशा में आयाम दीजिए कि सफलता आपको मिले, ठीक ना। रहने देते इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।